चलें शुरू करेंगे। ऐसे हम लोगों ने बात की थी और हम लोग पहले जितने भी इम्पोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड ऐसे हैं उनको हम लोग कवर करेंगे, और उसके बाद बाकी जो चीजें हैं उनको भी ऐसे इसमें कवर करते रहेंगे। और बाकी जो हमारी प्रैक्टिस चल रही थी ना हिंदी की, वो भी चलती रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आज जो ऐसे, अच्छा साहित्य वाले आपने कर लिए? जी सर। उसमें समझ में आया ना? कोई डाउट तो नहीं? बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है ना? क्लियर है ना वो? हाँ, क्लियर है सर। हाँ, अभी साहित्य के हम लोग एक दो और कर लेंगे, तो साहित्य के सारे डायमेंशन जो हैं, जो भी एक्सपेक्टेड होंगे साहित्य से, वो सारे कवर हो जाएंगे। या जब हम वो दो एक दो और कर लेंगे ना, तो कैसा भी घुमा फिरा के आ जाएगा, उनसे आप लिख लेंगे किसी ना किसी तरीके से। ठीक है। तो आज जी हम सर। लोग जो बात करेंगे ऐसे की, एक बहुत एक्सपेक्टेड ऐसे है कि विज्ञान। विज्ञान पे हम लोगों ने ऐसे तो बहुत पढ़े हुए हैं, जैसे एक बहुत एवरग्रीन ऐसे है कि विज्ञान जो है वो इंसानियत का मतलब एक वरदान है या अभिशाप है ना? तो वो तो एक कॉमन सा ऐसे हो जाता है। फिलहाल जो ज्यादा इस समय एक्सपेक्टेड है, और आज के जमाने में जिस तरीके से चीजें हो रही हैं उस हिसाब से अगर देखें, तो वो है इससे मिलता जुलता कि विज्ञान और तकनीक का भारतीय समाज पर प्रभाव। सर लिखना चालू कर दें क्या? हेडिंग डाल लीजिए, बाकी समझते जाइए, लिखते जाइए, है ना? समझने पर ज्यादा जोर दीजिए, लिखना साइड पे करते रहिए। ठीक। और अगर कोई चीज समझ में ना आए तो मुझे रोक दीजिए, मैं रुक जाऊंगा। ठीक है? क्लियर? क्योंकि जी सर। जरूरत है समझने की। ठीक। अच्छा, यहाँ पर विज्ञान और तकनीक का ऐसे का थीम सबसे पहले जरूरी होता है कि ऐसे का थीम समझना, कि उसकी जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है। कई बार क्या होता है कि हम ऐसे का टाइटल पढ़ते हैं और उसकी थीम को समझे बिना एक जनरल परसेप्शन लेके हम उसको लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि इससे जो एग्जामिनर पूछना चाहता है उसका वो मोटिव आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, और अगर वो मोटिव जस्टिफाई नहीं हो पाया तो फिर मार्क्स भी आपको नहीं मिल पाएंगे ठीक से। ठीक। तो यहाँ पर अगर हम इसके टाइटल को देखें तो उसका थीम हमको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है विज्ञान और तकनीक की, यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी की। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की किस सेंस में बात हो रही है, इसका प्रभाव देखना है। और प्रभाव किस पर देखना है? समाज पर देखना है। और समाज को भी यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। कौन से समाज पर देखना है? भारतीय समाज पर देखना है। तो हमको यहाँ पर विज्ञान और तकनीक के बारे में जब हम बात करेंगे, तो हमारा एक जो रटा रटाया तरीका निबंध लिखने का होता है। कॉपी नहीं मिली तो मिल जाएगी अविनाश जी, सारी कॉपी चेक हो गई हैं, बहुत से लोगों को भेज दी गई। एक एक प्रॉब्लम ये हो रही ना कि जैसे एक नाम के कई सारे लोग हो जाते हैं, तो वो कॉपीज कई सारे जिनमें नाम नहीं पड़ा वो अभी पड़ी हुई हैं, वो नहीं भेजी गई। और ये हो रहा है कि कॉपी एक आदमी की दूसरे को भेज रहे। अमित जी नाम से तीन लोग हैं, तो एक की कॉपी दूसरे के पास पहुंची, क्योंकि तीनों ने अपने नाम के टाइटल में केवल अमित लिखा। ठीक है। तो मैं भेज दूंगा अविनाश जी क्लास के बाद। ठीक। तो विज्ञान और तकनीक का भारतीय समाज पर प्रभाव, तो ये समझ गए ना? तो मैं ये बता रहा था कि जो हमारा एक रटा रटाया तरीका होता है कि हमने विज्ञान और तकनीक देखा और विज्ञान के लाभों और विज्ञान के नुकसानों पर लिख कर एक निबंध लिख दिया। ये कहते हैं कि विज्ञान की एक दुधारी तलवार है। तो उससे निकलकर हमको ये जो इसके आगे चीजें लगी हुई हैं इन पर कंसंट्रेट करना है। विज्ञान और तकनीक के प्रभाव को देखना है समाज पर, और कौन से समाज तक इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है? भारतीय समाज पर इसके प्रभाव को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अब थोड़ी बहुत हमारी जो लाइन होगी वो तो वही होगी, क्योंकि समाज पर जब हम प्रभाव की बात करेंगे तो समाज पर प्रभाव भी दो तरीके के होंगे। एक विज्ञान और तकनीक जो समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है उनकी बात हम लोग करेंगे, और फिर विज्ञान और तकनीक जो समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है उसकी बात भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। और हम ध्यान रखेंगे कि हम निबंध कितना लिखना है, 600 शब्दों का। हालांकि मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा लिखवाऊंगा निबंध, क्योंकि उसमें कोटेशंस भी होंगे, कुछ एनेक्डोट्स भी होंगे, कुछ एडिशनल चीजें भी होंगी। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि निबंध को आप जब लिखेंगे तो 600, 620, 625 के ऊपर नहीं जाएं। समझ में आ रही बात इतनी आप लोगों को ना? जी सर। ठीक। तो अब यहाँ पर विज्ञान और तकनीक का भारतीय समाज पर प्रभाव, तरीका हमारा वही रहेगा
हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे निबंध की भूमिका बनाएंगे। एक चीज जो मुझे बहुत सारी चीज देखने में मिली है कॉपीज में, वो ये देखने को मिली है कि भूमिका बेसिकली क्या होता है। भूमिका भूमिका मैं बताता हूँ प्रवीण जी, भूमिका हमारे पास बेसिकली वही है जो हमारे संविधान के लिए हमारा क्या है, प्रियम्बल है। संविधान के लिए हमारी प्रस्तावना को क्या बोला जाता है, प्रस्तावना हमारे संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है कि नहीं। जी सर, जी सर, ये परिचय पत्र। परिचय पत्र, यानी कि हम प्रस्तावना को पढ़कर ये समझ लेते हैं कि हमारे संविधान में किन किन चीजों के बारे में बात करी गई है। तो वैसे ही जब हम भूमिका लिखें तो भूमिका में हमको ये बता देना है कि इस निबंध में हम किस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये निबंध किन चीजों के बारे में बात करेगा। यानी कि आपकी जो थीम है वो थीम आपके इंट्रोडक्शन में, आपकी भूमिका में क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक, अगर वो थीम आपकी भूमिका में क्लियर नहीं हो रही है तो हो सकता है कि एग्जामिनर का इंटरेस्ट डेवलप हो ही ना आपके निबंध को पढ़ने के लिए, या इनिशियली उसके ऊपर आपके निबंध का जो इंप्रेशन है वो गलत पड़ जाए। ठीक, जैसे निबंध में मैंने दिया था लिखने के लिए कि कृषि के ऊपर निबंध था, कृषि संकट और जो विकास है उसमें किसान पीछे छूटता चला जा रहा है। तो बहुत से लोगों ने ये जो इंपॉर्टेंट चीज है कि विकास में जो किसान पीछे छूटता चला जा रहा है इसको इग्नोर ही कर दिया, और अगर कहीं पर उनको याद आई तो निबंध के 3 4 5 पैराग्राफ पूरे होने के बाद उनको याद आई कि अरे इस बारे में भी तो पूछा गया है, तो उन्होंने वहां पर किया। लेकिन एक अच्छा जो निबंध होगा वो शुरुआत में ही बता देगा कि यहाँ पर इस निबंध में कृषि संकट की बात हो रही है, उस कृषि संकट की वजह से किसान विकास के साथ, जो देश का विकास है, जो बाकी क्षेत्रों में विकास हो रहा है, जो बाकी जगहों पर काम करने वाले लोग जिस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, वो मौके इन किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं, और उस वजह से किसान जो है वो विकास की राह में पीछे छूटता चला जा रहा है। ये बात आपकी भूमिका में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। अब उसको आप चाहे भूमिका में लिख के लाएं, या उसको आप चाहे किसी एनेक्टोड के जरिए लेके आए, या किसी कहानी किसी कविता के जरिए लेके आए, लेकिन इसको क्लियर कर देना जरूरी है। ठीक, समझ गए इस बात को आप लोग की भूमिका की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जी सर, जी सर। तो अब यहाँ पर जब हम इसकी भूमिका लिखेंगे तो भूमिका के बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे और भूमिका को विस्तार देंगे। यानी कि भूमिका को हम निबंध की मेन बॉडी के साथ यहाँ पर इस विस्तार वाले पैराग्राफ में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। उसके बाद निबंध में समाज पर प्रभाव पूछा जा रहा है तो हम इसके प्रभावों की क्या करेंगे, प्रभावों की चर्चा करेंगे। अब ये प्रभाव दो तरीके के हो सकते हैं, सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं या लाभदायक प्रभाव हो सकते हैं, और दूसरे हमारे पास कैसे प्रभाव हो सकते हैं, जो नकारात्मक हो या जो समाज के लिए क्या बन रहे हो, चुनौती बन रहे हो। और उसके बाद हम यहाँ पर सुझाव दे देंगे कि क्या होना चाहिए, और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, निष्कर्ष दे देंगे। जो भी सुझाव है उसको देने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि अगर कोई नकारात्मक बात हमारे पास है या कोई चुनौती है तो उस चुनौती को मेंशन करने के साथ, उस चुनौती के साथ ही हम उस चुनौती के लिए क्या उपाय है वो वहां पर दे दें। तो हर चुनौती को मेंशन करने के बाद उससे संबंधित उपायों को उसी के साथ नत्थी कर दिया, तो अलग से सुझाव लिखने की जरूरत नहीं है। या हम एक तरीका ये कर सकते हैं कि पहले सभी चुनौतियों को, सभी नकारात्मक जो बातें हैं उनको बता दिया, और उसके बाद अलग से एक पैराग्राफ में जाकर जो भी उपाय हैं, जो भी चीजें हैं, उन सबको वहां पर मेंशन कर दे। तो दोनों ही तरीके बेटर है, लेकिन अभी जो नया तरीका हमारे सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर कोई कमी बताई जा रही तो उस कमी से संबंधित क्या हमारे सुझाव हैं, क्या उपाय हो सकते हैं, उसको वहीं पर मेंशन कर दिया जाए। तो ये तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब विज्ञान, सर, बोलिए। जैसे ये विज्ञान और तकनीक दे रखा है तो इसमें हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है या हम डायरेक्ट प्रभाव पे ही आ जाएंगे? देखिए, विज्ञान और तकनीक, विज्ञान को तो डिफाइन करने की जरूरत है नहीं, कोई वैसा टर्म जैसे महिला सशक्तिकरण है या ऐसा कोई नया टर्म है तो उसको तो डिफाइन कर सकते हैं। विज्ञान और तकनीक इतना कोई बहुत डीप कंसेप्ट नहीं जिसको हम यहाँ पर करें। ठीक है, विज्ञान के बारे में तो सभी जानते हैं, विज्ञान की परिभाषा यहाँ पर नहीं देंगे। क्लियर।
जी सर। ठीक। आप थोड़ा क्या नाम है इसके बारे में कुछ कोटेशन दे दीजिए कि जैसे हम लोग उसको एवरग्रीन टाइप का हो कि हम कहीं भी हाँ, उसको चिपका मुझे सकें। आगे चिपकाना नहीं है भाई, चिपकाना नहीं है। ठीक है। हाँ। अरे एक चीज ये पूछनी थी हाँ। कि ये जैसे ऐसे वाला अभी आपने बताया, हाँ जी। तो जैसे वहां पे जो टेस्ट में वो एग्जाम में कॉपी मिलेगी, हाँ। तो जैसे मान लीजिए मैं विज्ञान पे ही लिख रहा हूँ, सपोज कीजिए। ठीक है। ठीक है, तो हाँ। विज्ञान में जैसे जैसे ऐसे प्रोग्रेस करेगा, तो जैसे मान लो ऐसे का जो मेन इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया, हम्म। फिर उसके बाद जो चैलेंजेस हो गए, फिर उसके हम्म। बाद जो सुझाव हो गए उसके, और फिर लास्ट में कंक्लूजन हो गया। ठीक है। ठीक है, तो पहले जो पहला वाला पन्ना उसमें ये बता दें उसको शुरुआत में, या फिर डायरेक्टली बस केवल चालू कर दे, वो अपने हिसाब से देख लेगा इससे में क्या बता दें? कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद नहीं नहीं, चैलेंजेस है ये तो और ये सॉल्यूशन है। नहीं नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो तो हमारा सेट स्ट्रक्चर होता ना कि भूमिका शुरुआत में ही होगी और ये फिर तो धीमे रफ धीमे। कॉपी पे कर सकते हाँ। हैं। ये जो आप फ्रेमिंग की बात कर रहे हैं ना, ये आपको ऐसे के पार्ट में नहीं लिखना है, इसको आप अलग से अपना रफ में कहीं पर करिए। अच्छा, वो पीछे अब अपना जो हाँ, पेज कहीं होता पर है। बिल्कुल बिल्कुल रफ में करिए, इसको नहीं करना है। ठीक। अच्छा, कुछ कोट्स हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक। विज्ञान से संबंधित, इसको आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सबसे महान वैज्ञानिक जो रिसेंट टाइम के हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक। हमारे देश में एपीजे अब्दुल कलाम है, कार्ल सेगन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन लोगों के कुछ कोटेशन है विज्ञान के संबंध में। तो सबसे पहले जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, स्वर्गीय अब्दुल कलाम जी, उनका एक कोट है कि विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है। हमें इसे विकृत नहीं करना चाहिए। ठीक। क्या कहना चाह रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? वो ये कहना चाह रहे हैं कि विज्ञान एक खूबसूरत तोहफा है मानवता के लिए, हमें उसे विकृत नहीं करना चाहिए। विकृत नहीं करना चाहिए का मतलब ये है मिस यूज। कि उसका इस्तेमाल हमको मानवता की भलाई के लिए करना चाहिए। उसका इस्तेमाल हमको किसी भी ऐसे काम के लिए नहीं करना चाहिए जो मानवता के लिए फायदेमंद है नहीं है, या जिसका जो आउटकम है वो डिजास्ट्रस होकर सामने आएगा। ऐसा कोई भी काम हमको नहीं करना चाहिए। उस काम में विज्ञान या तकनीक का उपयोग नहीं करना चाहिए। किसने कहा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जब भी कोई कोट आप दें तो इस तरीके से आपको कोट में लिखना है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के शब्दों में, या उन्होंने ये कहा है, या ऐसे आप लिख दें। एक और कोट है हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन की। ठीक। सर कोट्स को डबल इन्वर्टेड कामा में लिखना है। कोट्स को डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखना है, और मैंने पिछली क्लासेस में बताया है कि आपको कब डबल इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करना है, कब नहीं करना है। जब आप किसी की कही गई बात को या परिभाषा को एज इट इज उन्हीं के शब्दों में लिखते हैं, तब आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करना होता है। और अगर आपको ये पता नहीं है कि उन्होंने क्या बोला है और आप उनकी बात को अपने शब्दों में बोल रहे हैं, तो फिर उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको नहीं लिखना है। ठीक। पिछली क्लास नहीं करी अविनाश जी आपने? सर पिछली वाली नहीं करी थी। हाँ, कल डालिएगा उसको। ठीक है, सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर? अब तो क्लियर हो गया ना आपको? जी सर। ठीक है। अगला है, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है। मैं उस दिन से डरता हूं जब प्रौद्योगिकी हमारे मानवीय संपर्क से
आगे निकल जाएगी। दुनिया में तब मूर्खों की एक पीढ़ी होगी। किसने कहा है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है। ठीक, यानी कि प्रौद्योगिकी हमारे मानवीय संपर्क से आगे निकल जाएगी, मतलब एक ऐसा समय ना आ जाए जब ये टेक्नोलॉजी हमसे आगे निकल जाए और हमारे लिए इस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना क्या हो, मुश्किल हो जाए। इस कोटेशन को अब एआई के उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक डर एआई के साथ है ना कि एक दिन ऐसा आ सकता है कि एआई के अंदर खुद इतनी सोचने समझने की क्षमता विकसित हो जाए कि वो अपने निर्णय खुद ले सके। अभी तो उसको ह्यूमंस के कमांड की जरूरत होती है, लेकिन एक दिन ऐसा ना आ जाए कि एआई को ह्यूमंस के कमांड की जरूरत भी ना महसूस हो और वो खुद सक्षम हो जाए और मानवों को शत्रु के रूप में देखने लगे और एक एआई सुपीरियरिटी इस्तेमाल हो जाए। हम लोगों ने पिछले एआई के उसमें भी तो लिखा था कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब हम एआई के लिए या रोबोट्स के लिए वही होंगे जो आज कुत्ते हमारे लिए हैं, है ना, कुछ वैसे ही मिलती जुलती है ये। ठीक है ना। तो यह अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है, विज्ञान के नियंत्रित और प्रौद्योगिकी के नियंत्रित इस्तेमाल के कंटेक्स्ट में है ये। ठीक। फिर हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का एक कोट है विज्ञान के समर्थन में कि भविष्य विज्ञान और उन लोगों का है जो विज्ञान से मित्रता करते हैं। ठीक। पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर कार्ल सीगन, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर पूरी तरह से निर्भर है और जिसमें शायद ही कोई विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में कुछ जानता हूं। कार्ल सेगन। विरोधाभास को दिखा रहा है ये कथन कि समाज पूरी तरीके से विज्ञान प्रौद्योगिकी पर डिपेंडेंट है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में नहीं जानते हैं। हम देखते हैं आज भी हमारे समाज में, एक बहुत ज्यादा दूर ना जाए, अगर किसी को सांप काट लेता है गांव देहात में, शहरों में भी हम देखते हैं कि लोग डॉक्टर के पास जाने के बजाय किसकी तरफ भागते हैं, ओझा और वो क्या, झराने फुकाने ले हाँ जाते हैं। उधर भागते हैं। तो ये क्या है, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट की ही तो कमी, और उसी चीज को जस्टिफाई कर रहा है ये वाला कार्ल सेगन का स्टेटमेंट। ये बताता है, अगर कार्ल सेगन ने बोला है तो कि ये परिस्थिति केवल हमारे देश में नहीं,
वेस्टर्न कंट्रीज में भी है, तभी तो उन्होंने ये बोला। ठीक है ना। और जी सर। एक और समकालीन एग्जाम्पल ले लेते हैं, सत्या नडेला का, एक अभी कुछ दिनों पहले उनका एक आर्टिकल था, उसमें उन्होंने बोला है, तो उसको ले लेते हैं। प्रौद्योगिकी की असली शक्ति, एक सेकंड उजाला, मैं इसको लिख दूं फिर नीचे कर देता हूँ। प्रौद्योगिकी की असली शक्ति लोगों को सशक्त बनाने में है। यह एक उपकरण है जो चीजों को संभव बनाता है। ठीक है ना। इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं जब हमको ये दिखाना हो कि साइंस एक उपकरण है, और जिसके हाथ में वो उपकरण होगा वो अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल कर सकता है। एक टूल के रूप में साइंस को ये स्टेटमेंट बता रहा है। और टूल अच्छा होगा या बुरा होगा, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, जो उस चीज का इस्तेमाल कर रहा होगा। एक पिस्तौल है, अगर वो एक पुलिस वाले के हाथ में है और वही पिस्तौल एक डाकू के हाथ में है, तो किसके हाथ में पिस्तौल होने पर आप ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे? पुलिस के। पुलिस के हाथों में। तो वही ये भी एक टूल है, जो 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 सही है या गलत है वो इस बारे में डिपेंड करेगा, इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो इस्तेमाल करने वाला कैसा है। वहां पर आप इस स्टेटमेंट को, इस कोट को फिट कर सकते हैं। ठीक है। तो घिसे पिटे स्टेटमेंट तो लगभग सभी लोग लिखते हैं, कुछ नया अलग से और कुछ क्रेडिबल लिखें तो बेहतर रहता है। बता दीजिएगा उजाली जी जब हो जाए। इनमें से किसी स्टेटमेंट के बारे में कोई समस्या, सबको क्लियर है ना? हो गया सर। हाँ। ठीक। अब कुछ एनेक्डोट लिख लेते हैं, और मैं आपको दो एनेक्डोट बता रहा हूं, और उनमें से एक का हम इस्तेमाल अपने इसमें करेंगे। ठीक है। तो छोटे छोटे से एनेक्डोट हैं, और इसको हम अपनी भूमिका के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो पहले एक बता देता हूं और दूसरे से हम अपने उसकी शुरुआत करते हैं। ठीक। चलें। ठीक। जी सर। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे ऐसे का थीम क्या है? हमारे ऐसे का थीम है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का हमारे समाज पर, भारतीय समाज पर किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है। ठीक। तो हमारी जो एनेक्डोट हो, या हमारी जो भूमिका हो, या हमारी जो शुरुआत हो, वो इस चीज को दिखाए कि उसको पढ़ते ही सामने वाले को समझ में आ जाए कि हाँ, ये हमारे समाज में विज्ञान और तकनीक का जो प्रभाव है उसके बारे में ही ये निबंध बात कर रहा है। शुरुआत में ही क्लियर हो जाना चाहिए। अब जैसे एक एनेक्डोट मैं आपको पहले लिखवा देता हूँ, फिर दूसरे से शुरुआत करेंगे हम लोग। तो पहला एनेक्डोट है हमारा कि राजस्थान के एक दूरस्थ गांव में सर एक, इसमें रियल एग्जांपल दे सकते हैं कि बना भी सकते हैं कुछ? बना भी सकते हैं, रियल भी दे सकते हैं। ठीक है। गांव में एक शिक्षक ने अपने, सर दिखाई नहीं पड़ रहा है। सभी को नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है। शिक्षक ने अपने पुराने लैपटॉप और सोलर पैनल से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। पहले लोग मजाक उड़ाते थे, पर
जल्द ही बच्चों ने खेती के तरीके, प्रवीण जी बस मैं बताता हूँ, इसको कर दूं। खेती के तरीके, बाजार भाव और ऑनलाइन पढ़ाई सीख ली। धीरे धीरे गांव के किसान भी उस शिक्षक से मदद लेने लगे। ठीक। अब ये एनेक्डोट है, लेकिन कोई भी एनेक्डोट, कोई भी कहानी, कोई भी कविता, कोई भी श्लोक, कोई भी डेटा, कोई भी कोट तब तक उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी जब तक आप एक दो और लाइनों का इस्तेमाल करके उसको निबंध की थीम से नहीं जोड़ देते हैं। केवल लिखने से काम नहीं चलेगा, उसको थीम से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कि वो कनेक्टेड महसूस करें। ऐसा ना लगे कि जबरदस्ती गुचेड़ दिया गया है ये एग्जाम्पल या जो भी चीज है वहां पर। ठीक है, तो आगे जोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक। लेकिन नोट जैसे करने पे सर उतना, सुनिए मेरी बात, नोट करने में उतना कंसंट्रेट ना करें इतना कि जो टेक्निक है उसको समझने में। बोलिए अरुण जी। जैसे इसमें धीरे धीरे आपने टू लगा दिया, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि हमें दोनों बार लिखना ही होगा। दोनों बार भी लिख सकते हैं और दो भी लिख सकते हैं, ये तो एक्सेप्टेड एक एक प्रैक्टिस है। एग्जामिनर काटेगा तो नहीं? नहीं काटेगा। अच्छा, ओके। ठीक है। कुछ ही सालों में वह छोटा सा लैपटॉप उस पूरे गांव के लिए तरक्की का दरवाजा बन गया। उस एक छोटी सी तकनीक ने न केवल बच्चों का भविष्य, न केवल बच्चों का भविष्य संवारा, बल्कि पूरे समुदाय को आत्मनिर्भर बना दिया। अब एक सेकंड में कोट ऊपर दिखा दूं, है ना प्लीज, फिर चलते हैं आगे। यह है कार्ल सेगन का कोट। प्रवीण जी मुझे बता दीजिएगा जब देख लें ठीक से। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर पूरी तरह से निर्भर है और जिसमें शायद ही कोई विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में कुछ जानता हो। ठीक। मतलब इसका ये है कि हमारा आज हम अपने आसपास ही देखें अगर, कि हमारे आसपास में हर चीज, हम पूरी तरीके से किससे घिरे हुए हैं इस समय? हमारे चारों तरफ साइंस और टेक्नोलॉजी और उससे रिलेटेड चीजें ही तो हैं। हम लोग इस समय जो पढ़ रहे हैं, हमारे छत ऊपर जो पंखा चल रहा है या एसी चल रहा है, ये सब क्या है? ये सब साइंस और टेक्नोलॉजी ही तो है और हम उस पर डिपेंडेंट हैं पूरी तरीके से इस समय। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे समाज में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी है। बहुत सारे लोग इनका इस्तेमाल करने के बावजूद भी साइंस और टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं। और मैंने अभी इसका एक एग्जांपल भी दिया था, एक सिंपल सा एग्जांपल, कि आज भी जब साइंस इतनी तरक्की कर चुका है उसके बावजूद भी न केवल गांव बल्कि शहर में भी ऐसे लोग हैं जो सांप के काटने के बाद डॉक्टर की तरफ ना जाकर ओझाओं की तरफ भागते हैं मंत्र पढ़कर सांप के जहर को उतरवाने के लिए। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं।
ठीक है, तो ये इस चीज को दिखाता है कि अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से साइंस टेक्नोलॉजी और उनकी चीजों का इस्तेमाल करने के बावजूद भी साइंटिफिक टेम्परामेंट की लोगों के अंदर कमी है आज भी। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब ये जो एनेक्डोट है इसको देख लीजिए और ये मुझे बताइए, क्या इससे हमको साइंस और टेक्नोलॉजी का समाज पे जो प्रभाव है वो दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से समाज को प्रभावित कर दिया है उसने? बोलिए। जी सर। है ना? और ये एक सकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ रहा है कि हम्म, ये जो सोलर पैनल है या लैपटॉप है, ये एक तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही तो है। और उसने किस तरीके से एक गांव के लोगों, गांव के बच्चों के जीवन पर असर डाला। लोगों से ही तो समाज बनता है, तो इसने क्या किया, समाज को प्रभावित किया। तो इसको हम अपनी भूमिका या भूमिका के पहले वाली चीज में हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो एक तो ये है, ये पूरी तरीके से हमारे जो निबंध है उसकी थीम को मैच कर रहा है। ठीक। ऐसे ही हम एक और देखते हैं और उसी से हम लोग अपने निबंध की शुरुआत करते हैं। ठीक, तो यहाँ से निबंध की शुरुआत भी है हमारी। अब जो अगला एनेक्डोट है वहां से निबंध की हम शुरुआत कर रहे हैं, उसको आप अपने निबंध की भूमिका मान के चलिए। कोई भी एक जगह ले लीजिए। मान लीजिए सर कि हम 10 सेकंड और दिखा दीजिए, वो नीचे वाला छूट गया है। बिल्कुल बिल्कुल देखिए। कोई पहाड़ी एरिया ले सकते हैं, दूर दराज। कोई भी ले सकते हैं, दूर दराज का इलाका। जी। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश का ही कोई पिछड़ा हुआ गांव ले सकते हैं। ठीक है। हो गया सर। हाँ। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक और चीज देखने को मिली है, भाषा की गड़बड़ी। जैसा हम बोलते हैं ना, हमको वैसा नहीं लिखना है। ठीक। अब उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से हिंदी बोली जाती है। सेंट्रल यूपी में अलग तरीके से, वेस्टर्न यूपी में अलग तरीके से, ईस्टर्न यूपी में अलग तरीके से। लेकिन हमको जब लिखनी है तो हमको इस तरीके से नहीं लिखनी है कि हम वहां पर जो बोलते हैं वैसे ही लिख दें। तो इस पर प्लीज जो लोग ऐसा लिख रहे हैं वो ध्यान दें। और लिखने के बाद अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या लिख रहे हैं, तो उसको सुधारने की कोशिश करिए। ठीक। बाकी जिनकी कॉपीज में कमी मिली है मैंने लिख दिया है। चलिए शुरू कर लेते हैं। और यहाँ पर इस एनेक्डोट से शुरुआत करते हैं। प्रयागराज के चाट ठेले वाले रमेश जी, कोई भी नाम ले सकते हैं, नकदी और हिसाब किताब की दिक्कतों से जूझते थे। उनके बेटे ने उन्हें यूपीआई क्यूआर कोड का इस्तेमाल सिखाया। वे शुरू में तो हिचकिचाए, पर जल्दी ही उन्होंने देखा कि ग्राहक तुरंत भुगतान कर रहे हैं।
अब खुले पैसे की चिंता नहीं रही, हिसाब आसान हो गया, और समय भी बचने लगा। ठीक। ऑनलाइन डिलीवरी और प्रमोशन से जुड़कर उनका ठेला पूरे शहर तक पहुंच गया। एक छोटे क्यूआर कोड हाँ, रमेश रमेश जी को सिर्फ एक चाट वाला ही नहीं, बल्कि एक स्मार्ट व्यवसायी बना दिया। ठीक है। यह तकनीक का जादू है। यह तकनीक का वह जादू है। यह तकनीक का वह जादू है जो सीधे आम आदमी के जीवन को छूता है। और उसे सशक्त बनाता है ना। आप देखिए आज कितने ऐसे छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे खोमचे वाले हैं जो आज पूरे देश में मशहूर हैं, है ना। जिनको पहले उनके गली मोहल्ले के लोग ही केवल जानते थे, आज साइंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो परिवर्तन समाज में आया है उसकी वजह से आज उनको पूरे देश को, कलकत्ता में एक कोई कचौड़ी वाला है ना, उसको पूरे देश के लोग जानते हैं। इससे उसके व्यवसाय में फर्क पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा। छंगानी, हाँ जो लाली भी है। छंगानी। हाँ जी, जो भी है सर इन वो सारी चीजों के हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं इसमें लिखने के बाद? एग्जाम्पल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स बहुत सारे नहीं। अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इस एनेक्डोट को लिया, आप उसका एग्जाम्पल, उसका नाम लिख दें और उसके बारे में लिख दें, है ना। जी। ठीक है, तो जी। इसी में उसका नाम जोड़ के आप लिख दीजिए। अलग से फिर इसको इसको बताने के लिए एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा लेंदी होता चला जाएगा, जी सर। है ना। ठीक है, क्लियर ना आपको। अब इसी जी को सर। हम अपनी भूमिका के रूप में आगे लिख के आगे इसको विस्तार देना शुरू करते हैं। चलें आगे। यहाँ तो कोई समस्या तो जी नहीं। सर। नहीं सर। सर अभी जी, लिख रहे हैं, सर अभी लिख। रुकना है मुझे। हाँ सर रुक जाइए, एक मिनट लिख लें। हाँ जी, मुझे बता दीजिएगा। इस तरह के सर बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे सर। हाँ बिल्कुल, देखिए एग्जाम्पल्स हमारे आसपास ही पड़े हुए हैं,
बस हमको उनको उठाना है। किसी भी चीज का एग्जाम्पल देखेंगे भाई, ये जितनी भी चीजें हैं हमारी दुनिया, हमारे आसपास हो रही चीजें ही तो हैं। और मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि ये जो निबंध है, ये जो मुहावरे हैं और जो बाकी चीजें हैं, गद्यांश वगैरह हैं, ये आपकी इसी अवेयरनेस को मापने के लिए है। सर कहीं आप, डिजिटल इंडिया मिशन को भी कोट कर सकते हैं। ये यूपीआई बेसिकली उसी का एक तो एक पार्ट है। अभी हम लोग आगे चलेंगे, अभी तो हम लोगों ने शुरू किया डिजिटल इंडिया, अभी बात करेंगे हम लोग, जी सर, जी सर। है ना। चले आगे। जी सर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे, इसको विस्तार देते हैं। और यहाँ पर जैसे हम लोगों ने यहाँ पर यूपीआई की बात करी, क्यूआर कोड किससे रिलेटेड है, यूपीआई से रिलेटेड है, तो उसी के कंटेक्स्ट में इसको आगे बढ़ाते हैं। जब भारत के यूपीआई, ध्यान रखिएगा ऐसे लिखना है, ऐसे मत लिखिएगा नंबर कट जाएंगे। जब भारत के यूपीआई ने डिजिटल भुगतान में क्रांति ला दी, और चंद्रयान, क्योंकि हमको क्या दिखाना है, हमको समाज पर प्रभाव नहीं दिखाना है, हमको किस पर दिखाना है, भारतीय समाज पर प्रभाव दिखाना है ना, तो इसको भी ध्यान रखना है। और चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहराया। तो दुनिया ने नए भारत की तकनीकी शक्ति को देखा। यह उस यात्रा का शिखर है जो हरित क्रांति से शुरू होकर आईटी बूम तक पहुंची। और आज वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ रही है। यह भारत की प्राचीन वैज्ञानिक विरासत का आधुनिक अवतार है। देखिए हम लोग बार बार देखते हैं कि हमारे देश में प्राचीन काल से एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड लोगों के अंदर रहा है, वो चाहे भास्कराचार्य रहे हों, वो चाहे आर्यभट्ट रहे हों। ठीक है, हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, आप लोगों ने भी हिस्ट्री पढ़ी है, और उसमें आप लोगों ने देखा है
कि वो चाहे गुप्त काल हो, गुप्त काल में जो नवरत्न थे उनमें भी कुछ ऐसे लोग थे जो साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले थे, उसमें वैज्ञानिक भी थे, उसमें खगोल शास्त्री भी थे, आर्किटेक्ट भी थे। तो ये सब क्या है, ये दिखा रहा है कि हमारे भारत में इसकी तरफ झुकाव जो है वो प्राचीन काल से रहा है, और उसको भी हमको यहाँ पर अगर थोड़ा सा मेंशन कर दें तो हमारे जो वैल्यू एडिशन है निबंध का वो हो जाता है। तो वही हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि यह भारत की प्राचीन वैज्ञानिक विरासत का आधुनिक अवतार है, ठीक, जिसकी जड़ें शून्य की खोज हुई थी कि शून्य का आविष्कार हुआ था? शून्य की खोज। खोज हुई थी। आविष्कार खोज में क्या अंतर है? आविष्कार मतलब बनाई गई वो। सर आविष्कार पहले से आविष्कार हाँ बोलिए। आविष्कार वो होता जैसे है सर जिसका इससे पहले अस्तित्व नहीं था, सबसे पहली बार जिसने उसका हाँ निर्माण किया या और खोजा, जो हाँ कई लोग उस पे काम कर चुके हैं लेकिन उनमें संशोधन या मॉडिफिकेशन हो गई, कोई हाँ नई चीज बनी। हाँ, जैसे ऑक्सीजन की खोज हुई थी, ऑक्सीजन का आविष्कार नहीं हुआ था, वो तो पहले से थी, है ना, ठीक। जिसकी जड़ें शून्य की खोज से लेकर आज वैश्विक नवाचार का नेतृत्व करने तक फैली है, ठीक है। अब हम लोगों ने जो एक वहां पर कोट लिखी है अब्दुल कलाम जी की, वो उसको हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, विज्ञान मानवता के लिए एक सुंदर उपहार है। हमें इसे विकृत नहीं करना चाहिए। इस उपहार ने भारतीय समाज को बदलने के साथ विश्व में भी भारत की भूमिका को पुनर्परिभाषित किया है। कोई डाउट इसमें? सब क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें कि हम लोग दूसरे डायमेंशन पे चले गए, मेन थीम को छोड़ के थीम से भटके तो नहीं हम लोग? नहीं सर। जी नहीं। ठीक है ना, आगे चलें, ठीक। अब यहाँ पर हम लोगों ने विस्तार भी दे दिया है इसको। अब हम लोग सीधे आ जाते हैं मुद्दे पे, समाज पर इसके अलग अलग जगहों पर क्या क्या प्रभाव पड़े हैं वो। तो अगर हम प्रभावों की बात करें तो विज्ञान का जो सबसे बड़ा प्रभाव, अब देखिए ये बहुत सारे डायमेंशंस हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्योंकि शब्दों की सीमा है, तो हम उन शब्दों की सीमा के अंदर रहते हुए जितने भी पॉसिबल डायमेंशंस हैं उनको कवर करेंगे। और क्योंकि हम सब चीजें नहीं कवर कर सकते, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं जो हमको दिख रहे हैं समाज में होते हुए, कम से कम उनको तो हम लोग कवर कर लें। तो जिसमें सबसे बड़ी हमको जो चीज दिखाई पड़ती है वो है क्या?
स्वास्थ्य, है ना। एक जमाना था जब इंसान जो था वो छोटी सी बीमारी से मर जाता था। आज से बहुत ज्यादा दूर अगर हम लोग ना जाएं तो आज से 50-60 साल पहले भी अगर चले जाएं तो अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस होती थी तो उसका इलाज नहीं था। और अगर किसी को ऐसी चीज हो जाती थी तो उसको एक कमरे में रख दिया जाता था, कहा जाता था कि तुम बस इंतजार करो, अब जी तुम्हारा सर। जीवन जो है वो खत्म है, बस तुम मौत का इंतजार करो, ये होता था। लेकिन आज क्या है, आज प्लेग से आज प्लेग से खुद, पूरे प्लेग से बिल्कुल, पूरे गांव के गांव साफ हो गए। गांव के गांव साफ हो जाते थे, ठीक है। हैजा भी होता था, कॉलरा जो पकड़ता था। बिल्कुल बिल्कुल, ये छोटी छोटी बीमारियों से लोग मरते थे और बड़ी तादाद में मरते थे लोग। लेकिन आज क्या है, कितनी सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका नामो निशान खत्म हो गया। कितनी पोलियो सारी पोलियो बीमारियां, 2014 में फ्री हो चुका है। बिल्कुल, कितनी सारी बीमारियां ऐसी हैं जो अब उतनी घातक, उतनी जानलेवा नहीं रही। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा लेकिन जो है एग्जाम्पल कोरोना है। कितनी जल्दी हमारे देश और दुनिया के बाकी देशों ने कोरोना की वैक्सीन बनाई। हालांकि वो वैक्सीन भले ही जल्दबाजी में बनी हो लेकिन वो इफेक्टिव रही और उसने कोरोना के प्रसार को खत्म किया, कम किया। नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं लेकिन फिर भी अब वो चीज नहीं है। तो ये हमारी विज्ञान की एक एक जीत है। किस क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, और कितने सारे इंडिकेटर्स हम लोग गिनाए, जिन सभी इंडिकेटर्स में आज से 50 साल पहले और आज की डेट में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। क्यों? विज्ञान और तकनीक की वजह से, है ना, है कि नहीं है? है ठीक, सर, बिल्कुल तो हम बिल्कुल। लोग इसी चीज को पहले स्वास्थ्य को कंसिडर कर लेते हैं। जीवन और प्रत्याशा से। बिल्कुल इन सभी चीजों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जितना भी हम लोग कवर कर पाएंगे इंपॉर्टेंट चीजों को। ठीक है, बाकी आप भी लिखेंगे तो आप भी डालते रहिएगा, लेकिन शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए। मैं थोड़ा सा बड़ा लिखाऊंगा लेकिन, ठीक है। विज्ञान का सबसे बड़ा वरदान मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में कभी महामारियां लाखों जिंदगियां निगल लेती थी। बोर तो नहीं हो रहे हैं ना आप लोग? नो सर, नो सर। जी ठीक नहीं है, सर। आज वैक्सीन और एंटीबायोटिक दवाओं ने जीवन को सुरक्षित बनाया है। अभी भारत अभी भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जो जीवन प्रत्याशा है, भारत की जीवन प्रत्याशा जो 1950 में मात्र 32 वर्ष थी, आज 70 वर्ष से अधिक हो गई है। कोरोना महामारी के दौरान भारत दुनिया की दवा फार्मेसी, या केवल फार्मेसी, फार्मेसी का मतलब ही होता है दवा की, है ना, दुनिया की फार्मेसी
बनकर उभरा और वैक्सीन मैत्री पहल के तहत वैक्सीन मैत्री पहल के तहत कई देशों को टीके उपलब्ध कराए। या विज्ञान की वैश्विक मानवीय सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है। आज एम्स जैसी संस्थाओं की टेलीमेडिसिन पहले न केवल ग्रामीण भारत बल्कि अन्य विकासशील देशों के लिए भी मॉडल बन रही हैं, है ना। तो समाज को प्रभावित किया, स्वास्थ्य को बेहतर करके, और भारतीय समाज को भी प्रभावित किया है। और भारतीय समाज और भारत जो है वो इसी अपने विज्ञान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुनिया के सामने भी एक उदाहरण के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। ठीक, ये वाला डायमेंशन क्लियर, कोई डाउट इसमें? सर ये टेलीमेडिसिन वाला जो है हाँ इसको और थोड़ा बढ़ा सकते हैं, जैसे कि ये टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, कैंसर डायग्नोसिस। हाँ, इसमें और हम देखिए बहुत सी चीजें जोड़ सकते हैं, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी भारत जोड़ सकते तो हैं। फार्मेसी में हब है एक तरीके से। हाँ नहीं नहीं नहीं, जैसे ये टेलीमेडिसिन लिखा है ना आपने, हाँ, इसी के आगे अगर हम लिख दें टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, तो फिर ये बड़ा अगर कर दें, एक लाइन और बढ़ा दें। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग को बहुत सी चीजें डिस्कस करनी है ना इसमें, ये तो केवल एक डायमेंशन है। तो अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं कि शब्द सीमा के अंदर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। देखिए जितनी भी चीजें बता सके उतना बेहतर है, बस हमारे सामने एक लिमिट लगी हुई है ना, हमको बस उसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें और हम एक और लोग ऊपर जो आपने लाइन यूज करी थी वो पर कि वो जो क्या कहते हैं इसमें प्राचीन विरासत वाला जो था लाइन, हाँ हाँ, कि आधुनिक भारत में उसका वो हो गया है ये वाली विस्तार। जीरो लाइन जीरो ना, का खोज। ये वाली, ये लाइन की बात कर रहे हैं ना आप? जी सर। हाँ या सर ये वाली लाइन अगर बहुत जगह यूज हो जाएगी, जैसे एग्रीकल्चर के ऊपर मान लो जैसे इंडिया ने जो डेवलपमेंट किया है, हाँ, तो ये वाली लाइन अगर उसमें दूसरे वाले एस्से में भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। साइंस है से ना। रिलेटेड जहां पर भी आपका लगे वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ठीक ना, है सर। क्योंकि एग्रीकल्चर में भी जो डेवलपमेंट हो रहा है वो साइंस का ही तो एक रूप है ना। ठीक है, जी हम लोगों सर। ने यहाँ पर देखिए हरित क्रांति का एग्जाम्पल लिया। हरित क्रांति वैसे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन हरित क्रांति में जो चीजें इस्तेमाल हुई, जैसे जो उर्वरकों का इस्तेमाल किया गया, जो उन्नत बीजों का इस्तेमाल किया गया, वो किसने दिए? साइंस ने दिए, है ना। ठीक, अब इसके अलावा देखिए हमने हेल्थ वाले एक इम्पैक्ट को कवर कर लिया। दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो जिसको अच्छा। एक क्रांति के रूप में जाना जाता है वो है हमारा कम्युनिकेशन, संचार, है ना। आज इस संचार की वजह से क्या है, माँ बैठी हुई है उत्तर प्रदेश के किसी गांव में, और जो बेटा है वो पढ़ रहा है कोटा में इंजीनियरिंग।
या बेटा जो है वो नौकरी कर रहा है बेंगलुरु में, और उस माँ का मन है अपने बेटे को देखने का, तो बस उसको क्या करना है, एक बटन दबानी और वीडियो कॉल शुरू हो जाएगी, है ना। ये महसूस ही नहीं होगा कि वो दूर है। जहां पहले एक दूसरे से संपर्क करने में चिट्ठियों चिट्ठी का लिखी जाती थी। 15-15 20-20 दिन इंतजार करना पड़ता था, तब कुशल मंगल पता चलती थी, आज वो चुटकियों का खेल हो गया है। किसकी वजह से? विज्ञान की वजह से। ठीक है ना। तो संचार के क्षेत्र में जो डिजिटल जो एक रिवॉल्यूशन आया है, उसने दुनिया को क्या बना दिया है, एक गांव बना दिया है। हम एग्जाम्पल हमने बहुत कम दूरी का लिया, दुनिया के अलग अलग कोनों में भी लोग बैठे हुए हैं, किसी का भाई, किसी का बेटा नॉर्वे में बैठा हुआ है, स्विट्जरलैंड में बैठा हुआ है, पेरिस में बैठा हुआ है, यूएई में बैठा हुआ है। कोई चिंता नहीं है, जब जिस बारे में बात करनी तुरंत हमने फोन मिलाया, क्या हो गई, बात हो गई। देखने का मैंने वीडियो कॉल कर ली, बात हो गई, है ना। स्पर्श बस नहीं हो पाएगा, बाकी जितनी भी आपको देखना है, बात करनी, सारी चीजें विज्ञान ने संभव बनाकर रख दी है। वहीं अगर देखें तो अभी डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव की बात करी थी। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव से जितनी भी सर्विसेज हैं, जितनी भी चीजें हैं, सब क्या हो रही हैं, डिजिटलाइज हो रही हैं। सभी चीजें एक कॉमन एक उसमें आ रही हैं। इससे क्या बढ़ रही है, इससे एक ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, पारदर्शिता बढ़ रही है। पारदर्शिता बढ़ेगी तो लोगों के सरकारी कामकाज में बदलाव आने की उम्मीद जगेगी। ठीक। जो ई गवर्नेंस है उसकी वजह से सरकारी कामकाज में सुधार आएगा। हालांकि हम लोग सब जानते हैं क्या है वो, लेकिन फिर भी सरकार की जो मंशा है उसके लिए वो तो यही है ना। ठीक। तो चलिए संचार वाले डायमेंशन को कवर कर लेते हैं। सोशल मीडिया साइट्स होंगी सर। हाँ, सोशल मीडिया साइट्स हो गई। एक सेकंड, चलिए। इसी प्रकार संचार के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति में दुनिया को एक वैश्विक गांव, ग्लोबल विलेज बना दिया है। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विशेष तौर से यूपीआई आज फ्रांस और सिंगापुर जैसे देश भी अपना रहे हैं। जो भारतीय तकनीक के वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है, इसका नाम आया था, इसकी बात भी कर लेते हैं। डिजिटल इंडिया पहल ने ई गवर्नेंस के माध्यम से
नागरिक राज्य संबंधों, में जो बदलाव लाया है, और इससे शासन में जो ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता आई है या पारदर्शिता बढ़ी है, वह विश्व के कई लोकतंत्रों के लिए सीखने योग्य है। इन्हीं डिजिटल परिवर्तनों ने हैशटैग मी टू, हैशटैग मी टू जैसे सामाजिक आंदोलनों को सामाजिक प्रभाव है ना इसका, ये ना होता तो ये मीटू जैसे मूवमेंट इतना उभार पा पाते, नहीं पा पाते। आवाज दी। सामाजिक जो जो सामाजिक परिवर्तन में तकनीक की भूमिका को दर्शाता है। वहीं अगर देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म न केवल भारतीय छात्रों बल्कि, नहीं इसी पैराग्राफ में लास्ट लाइन बनाएंगे इसको, बल्कि वैश्विक शिक्षार्थियों के लिए भी ज्ञान के द्वार। सर ये शिक्षा के क्षेत्र में न्यू पैराग्राफ है या नहीं वोटिंग में नहीं है? नहीं, इसी में है। शिक्षा में ये जो स्वयं है, ये भी तो संचार के उसमें है ना, कम्युनिकेशन में। तो बस ये उसी जी सर। पैराग्राफ में था, ये अब संचार वाला पैराग्राफ खत्म। इसको पढ़ लीजिए एक बार इस पैराग्राफ को। और फिर मुझे बताइए, फिर हम लोग आगे चलें। नोट कर रहे हैं ना आप लोग? जी सर। ये देखिए पैरास के बीच में लिंकिंग के लिए मैंने डाला ना यहाँ पर, इसी प्रकार
ठीक है ना, ये जो टर्म है ये लिंक कर रहा है, ऐसे टर्म से लिंक करेंगे जब अलग अलग डायमेंशन होंगे। ठीक है, चले। जी सर। जी सर। सर पैराग्राफ कुछ बड़ा हो रहा है क्या? लग रहा होगा, हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा थोड़ा सा मैं बड़ा लिखवाऊंगा। ठीक है ना। ठीक। हाँ, ठीक। सर क्योंकि जब दोबारा लिखेंगे तो इसमें तो छोटा छोटा कर सकते हैं। हाँ, अपने हिसाब से उसको कम कर लीजिए, क्योंकि मैं जितना मैक्सिमम उससे रिलेटेड चीज दे पाऊँ उतना दे रहा हूँ। बाकी इसमें अपने हिसाब से 600 नंबर के 600 शब्दों के हिसाब से आप चेंज करिए इसको, बहुत ज्यादा नहीं होगा। 700 750 के आसपास लेके चलेंगे हम लोग इसको, ठीक है। जी। हाँ, जी सर। ठीक, अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद सर रक्षा के बारे में भी तो काफी टेक्नोलॉजी का यूज है। हाँ, मैंने कहा ना बहुत सारे डायमेंशंस हैं, लेकिन हम लोग सभी डायमेंशन को कवर नहीं कर, रक्षा में भी हम लोग बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, रक्षा में अगर देखें तो आज के जमाने में जैसे हम लोग अभी देखें जो ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में हमने कितना इस्तेमाल किया। और अगर हम लोग देखें, अगर हमारे पास बोफोर्स तोप ना होती तो हम कारगिल शायद उतनी आसानी से ना जीत पाते जितनी आसानी से हम लोगों ने जीत लिया। ठीक, वहीं जो पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर में जो ड्रोन्स वगैरह एंटर किए थे, जो मिसाइल्स उसने मारी थी, एस फोर ठीक है, हंड्रेड आकाश हाँ, तीर। ये सब उसी में है। बिल्कुल, हम आराम से उसको ले सकते हैं। भारत की जो आत्मनिर्भरता बढ़ रही है रक्षा क्षेत्र में उसको हम दिखा सकते हैं। और भारत पहले जहां पर रक्षा क्षेत्र में केवल एक प्योर इंपोर्टर था, अब वो एक्सपोर्ट भी करने की तरफ बढ़ रहा है। हम जी स्पेस को सर, भी देख फिलीपींस सकते और हैं। हाँ, लेकिन आर्मेनिया को भेज। लेकिन हमको यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि हमको यहाँ पर विज्ञान के अनुप्रयोगों पर नहीं, बल्कि विज्ञान का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा जी। जी सर। जी है सर। ना। तो हम्म। हम खास तौर से उन डायमेंशन पर फोकस करेंगे जब जो डायमेंशन समाज को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जी। है ना। तो इसीलिए जी। हम लोग उन सभी डायमेंशन को फोकस करें जो समाज को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अर्थव्यवस्था, ठीक है। जी। अर्थव्यवस्था, आज अगर हम लोग देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था जो दुनिया के साथ जुड़ रही है वो भी चौथे विज्ञान की नंबर की वजह से ही अर्थव्यवस्था जुड़ है। रही, हाँ, विज्ञान की वजह से जुड़ रही है। एक ग्लोबल इकोनॉमी हमारे देश में बन रही है वो। ठीक, तो अब यहाँ पर हम कई सारी चीजों को कवर करेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने स्वास्थ्य के बारे में देख लिया, स्वास्थ्य के बाद हम लोगों ने यहाँ पर संचार के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। हम लोगों ने बात करी कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी बन रही है, ग्लोबल अर्थव्यवस्था बन रही है। हम यहाँ पर जो फिनटेक रिवॉल्यूशन हमारे पास आई, फिनटेक रिवॉल्यूशन का मतलब क्या गया, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पेटीएम हो गया, है ना, ये सब क्या है, ये फिनटेक है। ये भी जो है इसी में हम लोग कवर करेंगे। इसके अलावा जो स्किल इंडिया रिलेटेड चीजें हैं और जो दूसरी चीजें जो लोगों का कौशल बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से शुरू करी जा रही हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो चीजें हैं जिन पर विज्ञान वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है, तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सब हम यहाँ पर डाल सकते हैं। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में रोबोट का यूज। ऑटोमोबाइल, हाँ, रोबोट का यूज, रोबोट का इस्तेमाल तो आप आज देखें तो रेस्टोरेंट्स में होने लगा है, सामान उसको डिलीवर करने के लिए, है ना। ड्रोन्स का इस्तेमाल जो टेली ऑनलाइन हाँ मेडिसिन डिलीवर करना। डिलीवरी करने में हम लोगों ने भी देखा था, लद्दाख में शायद या हिमाचल प्रदेश में कहीं पर मेडिसिन की डिलीवरी का ट्रायल भी किया गया था उसके द्वारा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये बिल्कुल अलग डायमेंशन है, पिछले वाले से कनेक्टेड नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसलिए यहां से शुरू करते हैं, विज्ञान और तकनीक ने, इससे हम इसको ऐसे से जोड़ेंगे, विज्ञान और तकनीक ने भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ा है।
जहां हरित क्रांति ने हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया, वहीं आज बायोटेक्नोलॉजी, और ड्रोन तकनीक कृषि को स्मार्ट बना रही है। इस ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था ने फिनटेक फिनटेक समझ गए ना आप लोग? जी सर, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। हाँ, फिनटेक क्रांति को जन्म दिया है। जिसने वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दिया है। मेक इन इंडिया के तहत स्टार्टअप, इकोसिस्टम, डेटा वैज्ञानिक या डेटा वैज्ञानिकों, और ऐप डेवलपर्स जैसे नए रोजगार बना रहे हैं। रोजगार बढ़ेगा, समाज पर प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि स्वचालन से उत्पन्न रोजगार की चुनौती एक वैश्विक समस्या है, जिसके समाधान के लिए स्किल इंडिया जैसी पहलें भारत को भविष्य की वैश्विक मांगों के लिए तैयार कर रही हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं।
नेक्स्ट पैराग्राफ। परंतु इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। क्या दूसरा पहलू है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वजह से अगर हम लोग देखें तो आज जो हम ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का सामना कर रहे हैं, प्रदूषण का सामना हम लोग कर रहे हैं, ठीक, क्लाइमेट चेंज का सामना कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन है। ठीक। सर डिजिटल फ्रॉड भी इसमें लिख सकते हैं ना? डिजिटल फ्रॉड भी लिख सकते हैं, साइबर फ्रॉड भी लिख सकते हैं, जो डीप फेक है वो सारी चीजें हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग अभी कवर करते हैं उन सभी चीजों को भी, है ना? ठीक है। अब हम लोग आते हैं आगे इस सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ। सर सर यहाँ पे बोलिए। नेगेटिव वाला कोटेशन डाल सकते हैं हम? कैसे? नेगेटिव कोटेशन, नेगेटिव कोटेशन किया हमने जो। हाँ, निगेटिव कोटेशन बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हाँ। उसका माहौल बनाने के बाद, अच्छा है ना? सर। हाँ, या अगर पहले डाल रहे हैं तो फिर उसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक। ठीक। हाँ, परंतु इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। क्या? औद्योगिकरण। ने वायु, जल और भूमि प्रदूषण को बढ़ाया है। और जलवायु परिवर्तन आज एक वैश्विक, ऊपर क्या इस्तेमाल किया था? समस्या। आज एक वैश्विक संकट है। लेकिन समस्या के साथ समाधान, लेकिन विज्ञान ही इसका समाधान भी दे रहा है। कैसे? हम लोग जा रहे हैं किसकी तरफ? रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, जिसमें सोलर एनर्जी है, जिसमें विंड एनर्जी है, जिसमें जियो थर्मल एनर्जी है ना? ये जो सोलर एनर्जी है, इस सोलर एनर्जी में हमको ये पता कैसे लगा, किसने हमको बताया कि हम सूर्य की ऊर्जा से बिजली बना सकते हैं? हमको किसने बताया कि साइंस। हम, और किसने बताया कि हम साइंस ने। हाँ, साइंस हवा, ने। बिल्कुल सही, हवा से बिजली बना सकते हैं। और इसको बनाने की तकनीक हमको किसने दी? साइंस ने। तो साइंस हमको इसका समाधान भी तो दे रहा है ना? वही वाली बात है कि टूल है ये, जिसके हाथ में है वो उसका वैसा इस्तेमाल करेगा। ठीक। लेकिन विज्ञान ही इसका समाधान भी दे रहा है। आगे, भारत का सौर ऊर्जा मिशन, सौर ऊर्जा मिशन, और 2070 तक, 2070 ही तक तो है नेट, हाँ, नेट जीरो। नेट जीरो। सर भारत ने तो 100 मेगावाट एनर्जी कर लिया है अचीव 2025। हाँ, समय से पहले कर लिया है ना? 2 वर्ष और पहले। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके लिए दुनिया का टारगेट जो है वो 2030 में आएगा, हमने उसको पहले ही पूरा कर लिया है ना? 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य
यह दिखाता है, क्या दिखाता है, कि तकनीक को सतत विकास, सतत विकास को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। क्या मतलब होता है इस टर्म का? ऐसा चीज जो रिसोर्स को यूज करे लेकिन विदाउट कंप्रोमाइज किए कि जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए छूट जाए। बिल्कुल सही, उसके लिए भी बचा रहे हैं हम, आज खत्म ना कर दें सब और बच्चे भूखे मरे आगे चल के, आने वाली पीढ़ी के, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सतत विकास की ओर मोड़ा जा सकता है। ठीक है। जलवायु परिवर्तन वैश्विक संकट है, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। इसीलिए तो जलवायु सम्मेलन होते हैं, है ना, दुनिया के सभी देश मिलकर उसके बारे में बात करें। और ट्रम्प कॉप क्या 30 तो बोलता होने है? वाला है ब्राजील के बेलम में। हाँ, ब्राजील के बेलम में होने वाला है। कब होने वाला है? 2025 में नवंबर तक होगा लगता है। हाँ, नवंबर 2025 में होगा। और ट्रम्प क्या बोलते हैं? जलवायु परिवर्तन जैसी कोई चीज नहीं होती होती है, है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन के लिए जो भी उपाय किए जा रहे हैं उन उपायों से सबसे बड़ा नुकसान किसका है? अमेरिका। इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का है ना। अमेरिका का। हाँ, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का है। और अमेरिका, ब्रिटेन जैसे ये जो विकसित देश हैं आज की डेट में, ये आज विकसित इसलिए हैं, ठीक है, आज विकसित इसलिए हैं, रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर ठीक है, लिया उन्होंने। हाँ, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के समय उन्होंने जम के प्रदूषण किया और जम के चीजों को अपना जो है दोहन किया, जिसकी वजह से आज वो विकसित हैं। प्लस दुनिया में ये जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें इसी औद्योगिक क्रांति का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक, तो जी जिसके लिए सर। अंतरराष्ट्रीय सहयोग जो है वो आवश्यक है। पेरिस ठीक है, समझौता से अलग हुई है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, अलग सर हो गया वो पेरिस। तो। वो तो बिल्कुल ही पता हाँ। नहीं क्या क्या आजकल ट्रम्प कर रहे हैं, अपने ही देश में उनकी भद्द पीटी जा रही है। कहाँ थे? जलवायु परिवर्तन वैश्विक संकट है, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। भारत पेरिस समझौते के तहत अपने लक्ष्यों को पूरा करने में अग्रणी है। इसी में तो आईएसए का फॉर्मेशन हुआ था हाँ, इसी में किस साल हुआ था? 2015 में। हाँ। कॉप 21। हाँ, पूरा करने में अग्रणी है। जैसे अभी आपने बताया था ना कि हम लोग पहले ही पूरा कर ले रहे हैं, वही वाली बात है। और अभी आपने एक नाम और लिया, उसको भी जोड़ देते हैं। और अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, सौर गठबंधन जैसी वैश्विक पहलों का नेतृत्व कर रहा है, जो यह, अपने मेन थीम को ना भूलें, जो यह दिखाता है कि तकनीक के माध्यम से भारत वैश्विक पर्यावरण चुनौतियों का
समाधान प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा इसके अलावा डिजिटल डिवाइड, साइबर अपराध, साइबर अपराध, इसको थोड़ा अलग से लिखते हैं, डिजिटल डिवाइड, साइबर अपराध जैसी चुनौतियां फेक न्यूज, डेटा गोपनीयता और एआई एल्गोरिदम और एआई एल्गोरिदम में निहित पूर्वाग्रह, नई नैतिक चुनौतियां खड़ी करते हैं। इसको खड़ी कर रहे हैं लिखे तो बेटर रहेगा, खड़ी कर रहे हैं। इनके लिए मजबूत विनियमन, विनियमन बोले तो रेगुलेशन है ना, रेगुलेशन की आवश्यकता है। जिसमें भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ठीक, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं डिजिटल डिवाइड के बारे में, इसी पैराग्राफ में ही। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान पीएम दिशा जैसे कार्यक्रम डिजिटल खाई, डिजिटल अंतर, डिजिटल डिवाइड को पाटने के भारतीय मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक, ठीक है। थोड़ा सा और लिख के फिर उसको खत्म करते हैं कुछ और चीजों को।
विज्ञान सामाजिक समावेशन का भी एक शक्तिशाली उपकरण है। सहायक प्रौद्योगिकियां दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा में शामिल होने में मदद करती हैं। वहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म महिला उद्यमियों को सीधे वैश्विक बाजारों से जोड़कर उन्हें सशक्त बना रहे हैं। ठीक। कुछ एडिशनल पॉइंट, एक दो एडिशनल पॉइंट जो जोड़े जा सकते हैं, जैसे इसी को कंटिन्यू करके अगर देखें, एडिशनल पॉइंट जोड़ना चाहें तो, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस और थोड़ा सा और बात हो। अंततः विज्ञान राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक होने के साथ अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का भी एक माध्यम है। मंगलयान लागत प्रभावशीलता और इसरो द्वारा अन्य देशों के उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी में एक
विश्वसनीय वैश्विक भागीदार, विश्वसनीय वैश्विक भागीदार के रूप में स्थापित करता है। नासा इसरो का संयुक्त मिशन, क्या नाम है इसका? निसार। निसार। निशार। नासा इसरो ऑपरेटर ऐसे कुछ नाम। निसार। सिंथेटिक अपर्चर, सिंथेटिक हाँ अपर्चर रडार। हाँ बिल्कुल सही। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक, अब इसको कंक्लूड करते हैं और आते हैं निष्कर्ष की तरफ। निष्कर्षतः यह स्पष्ट है कि विज्ञान और तकनीक वरदान व अभिशाप दोनों की संभावनाएं लाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग जानते हैं क्या होता है? हाँ, क्वांटम। ब्लॉक चेन से सर ऐसा कुछ। नहीं नहीं, ये नई एक चीज है जो डेवलप हो रही भारत है। सरकार ने भी इसका मिशन भी तो लॉन्च किया है। हाँ, क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन है वो भारत सरकार का। पता करेगा क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर वैश्विक सहयोग और नैतिक मानक आवश्यक है। 2047 तक विकसित भारत। हाँ, विकसित भारत या विकसित राष्ट्र बनने का भारत का दृष्टिकोण केवल राष्ट्रीय प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार, वैश्विक शक्ति के रूप में दुनिया के भविष्य को
आकार देने से भी जुड़ा है। ठीक है। ठीक। चाहे तो इसी में या एक लाइन छोड़ के लिख सकते हैं, थोड़ा सा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए, या एक चीज और नोट कर लेते हैं। जुड़ा है। आज अगर रहीम होते तो यही कहते। क्या कहते? रहीमन विज्ञान से जीवन हो उजियार, साधे तो जग हित करे, यानी कि समाज का हित करे, बिगड़े बने भस्मार। इसलिए विज्ञान का उपयोग तभी सार्थक है जब यह मानवता की सेवा, पर्यावरण की सुरक्षा और समानता जैसे सामाजिक प्रभावों की दिशा में जाए। ठीक। तो इसको जिस थीम पे हम लोगों ने लिखा है उस थीम पर तो लिख ही सकते हैं, लेकिन अगर विज्ञान के अभिशाप और वरदान वाला है तो उसमें भी इसको हम लोग थोड़े बहुत फेरबदल के साथ डाल सकते हैं। एक बार इसको पढ़ लीजिए। ठीक है। और कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको एज इट इज ऐसा ही लिखें। आप अपने हिसाब से, मैं बार बार यही बोलता हूं कि आप अपने हिसाब से इसमें एडिशंस कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ठीक। इससे बेहतर बना सकते हैं। ठीक। तो ये तो केवल एक आउटलाइन है। ठीक। एक डायरेक्शन है जिसमें आप अपने हिसाब से चेंजेस, बदलाव कर सकते हैं, लेकिन हाँ बेहतरी की तरफ। सर ये भस्मार लिखा है ना? हाँ, भस्मार, भस्मासुर से भस्मार। इसका क्या मतलब हुआ सर इसका? भस्मासुर जानते हैं ना, जो भस्म कर दे। अच्छा, ठीक ठीक। हाथ रखने भस्म पे कर दे। भस्म हो जाए। हाँ। ठीक। अब देखिए, विज्ञान ने इंतजाम तो कर ही दिया है भस्म करने का। दुनिया में इतने परमाणु बम है कि अगर एक बार परमाणु युद्ध शुरू हुआ तो दुनिया क्या है, खत्म ही है। पड़ोसी की तरह धमकी देता रहता है हमारा। सर देखिए, एक चीज पूछनी थी बोलिए। कि जैसे जब त्योहार आते हैं दिल्ली में तो पटाखे जलते हैं तो कहते हैं प्रदूषण हो जाए। इतने सारे परमाणु बम दग रहे हैं इधर उधर, क्या नाम है, जो एटॉमिक अटैक हो रहे हैं, उससे नहीं प्रभाव पड़ता है? कहाँ एटॉमिक अटैक हुआ, मुझे बताइए अरे अभी। वो जो मिसाइल अटैक कर रहे हैं, क्या नाम है हाँ, बिल्कुल पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है। लेकिन हम जिसको रोक सकते हैं हम उसी को रोकेंगे ना। हम जनता को जागरूक कर सकते हैं। अब वहां पर ईगो उनके जो है वो लगे हुए हैं, हम उनको नहीं रोक सकते। वो तो ट्रम्प के रोकने से नहीं रुक रहा, ना तो पुतिन रुक रहे हैं, ना जेलेंस्की रुक रहे हैं। तो ये चीजें चीजें जो है ना, इन पे हमारा कंट्रोल नहीं। लेकिन सरकार अपने जो पब्लिक है उसको एक एक राय दे सकती है कि क्या करना चाहिए। लेकिन क्या पब्लिक भी तो नहीं रुक रही है। ठीक है। जबरदस्ती दागते हैं। बिल्कुल जबरदस्ती दागते। देखिए, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है।
ठीक, आपने अक्सर बच्चों को देखा होगा, ये केवल बच्चों में नहीं पाई जाती है, बड़ों में भी पाई लेता जाती है। हूँ, रोटी ना ले जो दूरी ले जो। ठीक है ना, और ये बड़ों में बच्चों से ज्यादा पाई जाती है। वो क्या होती है, अगर आप किसी को किसी काम को करने से मना करते हैं तो वो आदमी के अंदर से एक फूक उठती है कि आखिरकार ये हमको मना क्यों कर रहा है, अब तो हम उस काम को करेंगे ही करेंगे। आप बच्चे को किसी जगह पर जाने से या किसी काम को करने से रोक कर एक बार देखिए, बच्चा आपको आपकी नजर चूकते ही वही काम करते हुए दिखाई पड़ेगा। तो यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। ठीक है, अगर सरकार कहती है पटाखे मत छुड़ाओ, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, क्यों ना छुड़ाएं, हम तो छुड़ाएंगे। ठीक है, फिर उसको अलग अलग एंगल्स दिए जाने लगते हैं जो कि सही नहीं है। ठीक, फिर उसमें बकरीद भी आ जाती है, फिर उसमें दूसरी चीजें भी आ जाती हैं। तो ये सब चीजें जो है वो सही नहीं है। जो सरकार सही समझती है वो पब्लिक के हित के लिए वो बोलती है। क्योंकि हम देखते हैं कि अपने ही घर में अगर आप देखें कि जब पटाखे छुड़ाए जाते हैं, तो अगर आपके घर में कोई बड़ा बूढ़ा है तो उसको सांस में दिक्कत होती है, महसूस होता है उसको, है ना, आपने देखा होगा इस चीज को, जी सर, जी सर। है ना। तो वो तो है ही है, लेकिन देखिए करना जरूर करना है, करिए, लेकिन एक लिमिट के अंदर करिए। लिमिट के अंदर हर चीज सही लगती है, लिमिट से बाहर जाके अच्छी चीज भी, दवा भी नुकसान कर जाती है अगर आपने लिमिट सर मैंने के बाहर पटाखे कभी उसको नहीं दे। छुए। जी। ग्रीन 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 पटाखे आ गए हैं सर अब। हाँ, ग्रीन पटाखे आए हैं। पटाखे मैंने भी बहुत साल हो गए। वो भी पॉल्यूशन करते हैं, लेकिन 40% कम हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आपने ये देख लिया ना, क्लियर है ना आपको ये अच्छी तरीके से? जी सर, अच्छा लगा एक हाँ। आज का क्लास ये वाला। हाँ, चलिए फिर अगली क्लास में और आगे हम लोग बढ़ते हैं। बोलिए, कोई कुछ कह रहा है? आवाज कट रही है उजाला जी आपकी। बस सेकने पर पसरा गर्म करके ले आओ तो वहीं सेक ले। सर मुहावरे का बोल रही थी, मुहावरे बन नहीं रहे हैं, उस पर आप क्लास लेंगे आगे? हाँ, मुहावरे की मैंने 2 क्लासेस ली, हम लोग अभी और उसके बारे में बात करेंगे, मुहावरों के बारे में। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। कोई भी चीज ऐसी नहीं रहेगी जो आपको एग्जाम में दिक्कत करे। ठीक, और ज्यादा दिक्कत करेगा तो मैं सारे मुहावरे नोट करवा दूंगा आपको फिर बैठ के। ठीक है, सर वो जो आप मॉक टेस्ट के बारे में बता रहे थे, तो संडे को उसका कैसे टेस्ट होगा वो? संडे को मैं शेड्यूल दे दूंगा, उसमें आपके पास लिंक आएगा। मैं एक लिंक आपको दे देता हूँ, उससे कि आप थोड़ा सा अवेयर हो जाएं किस तरीके से होगा। ठीक है, अभी मैं जी तुरंत सर, भेज जी देता जी हूँ, सर। एक पुराने टेस्ट जी का सर, लिंक जी। भेज देता हूँ। ठीक, उसको जी देखिए जी और जी उससे जी। आप अवेयर हो जाएंगे। 24 घंटे का समय आपके पास रहेगा, उस 24 घंटे में कभी भी आप उस टेस्ट को दे सकते हैं, लेकिन एक बार ही दे सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जी समय सर। लेकर बैठे, समय निकाल कर जितने घंटे का टेस्ट है उसके बाद उसको दीजिए, बीच में छोड़ने का नहीं है। ओके सर। ठीक है, और उसको अच्छे तरीके से देना है। ठीक, चलिए फिर इतना रखते हैं, मिलते हैं, ठीक है। गुड नाइट। थैंक यू सर। अच्छा। गुड नाइट। जय सर। गुड नाइट।